हेलो बच्चों। बच्चों आज हम करेंगे डिस्कस हमारे इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर नंबर 4। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना मेरे साथ साथ और कोशिश करेंगे इसके पूरे के पूरे 60 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लें। तो शुरू करेंगे हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। थ्रू इफेक्टिव बजट प्लानिंग गवर्नमेंट कैन इंक्रीज द रियल जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी बाय। तो गवर्नमेंट बजट चैप्टर हमने पढ़ा है, उसके अंदर वो पूछ रहा है कि इफेक्टिव बजट प्लानिंग के जरिए गवर्नमेंट अगर रियल जीडीपी बढ़ाना चाहती है तो वो क्या करेगी। ठीक है, वेरी वेरी गुड। तो बस आपके आंसर फटाफट आते रहेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है और मैं हाईलाइट कर दूंगा सही आंसर को। बिल्कुल सही, डी, यानी कि प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर प्रोडक्टिव वेंचर्स। तो सरकार क्या करेगी, ज़्यादा इंटेंसिव देगी ऐसे लोगों को जो प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्टिव वेंचर्स को ज़्यादा इंसेंटिव देगी, तो उससे ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली रियल जीडीपी भी बढ़ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द डैश ओवर द फिस्कल ईयर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 2 तो, कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है वो किसका डिफरेंस होता है। तो वेरी वेरी गुड, सबको पता है बैलेंस ऑफ ट्रेड किसका डिफरेंस होता है, एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का मॉनेटरी वैल्यू का, है ना, और वो भी गुड्स का यानी विजिबल आइटम्स का। सही आंसर ए, बिल्कुल सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग मनी सप्लाई। बहुत ही आसान है, कौन सा बैंक इनमें से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का कौन करता है काम हमारे देश में, दादाजी, हर बच्चे को पता है, यानी कि आरबीआई। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसका कोई रोल नहीं है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये एक कमर्शियल बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये एक कमर्शियल बैंक है। तो इनका कोई भी रोल मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, सोच के आंसर करना है। एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन वो होती हैं जो बीओपी के डेफिसिट को कवर करने के लिए करी जाती है। तो वो पूछ रहा है इनमें से वो कौन सी हो सकती है। वेरी गुड, सही, शाबाश। तो इनमें से एक ही है वो बोरोइंग फ्रॉम आईएमएफ। तो हमने ये भी पढ़ रखा था कि अगर पैसे कम पड़ते हैं बीओपी में तो हम क्या करते हैं, हम वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से उधार ले लेते हैं और की भरपाई कर लेते हैं। तो उसी को कहते हैं एकोमोडेटिंग आइटम। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। उसके बाद 5th में आपको बस ट्रू फॉल्स बताना है, मुझे फटाफट बता सकते हो। स्टेटमेंट 1 में कह रहा है आरबीआई इज प्लानिंग टू लॉन्च ए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी विच इज ए लीगल टेंडर सेम ऑफ फिएट करेंसी एंड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश। कह रहा है आरबीआई प्लान कर रहा है कि हम भी अपनी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करें, तो वो फिर एक लीगल टेंडर की तरह काम करेगी, जैसे फिएट करेंसी होती है, मतलब जैसे 2000 500 के नोट्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह वो काम करेगी। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि डिजिटल करेंसी है तो उसको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसको आप ट्रू कहोगे कि फॉल्स कहोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे सही भेज रहे हैं और ट्रू कहेंगे, बिल्कुल ठीक हो गई बात। और दूसरा स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द की बेनिफिट ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इज द ईज एंड द स्पीड ऑफ कंप्लीटिंग ट्रांजेक्शन। डिजिटल पेमेंट्स का फायदा ये होगा कि इससे आसानी से जल्दी पेमेंट्स हो जाएगी। तो ये तो बच्चे सही भेज रहे हैं, यानी कि आपने कहा ऑप्शन ए, जो मुझे लग रहा है सही आंसर है। ठीक, सिंपल। तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है Miss Ankita, an economics teacher, was explaining the concept of minimum percentage of net demand and time deposits which commercial banks are required to maintain with themselves as per the norms and statute prevailing in the country। तो मिस अंकिता जो है एक टॉपिक पढ़ा रही हैं जिसमें मिनिमम परसेंटेज को बैंक, कमर्शियल बैंक अपने पास ही रख लेता है। तो वो पूछ रहा है कि बताओ वो कौन सा टॉपिक पढ़ा रही हैं। वेरी गुड, तो उसको बोलते हैं सही, बताया आप बच्चों ने, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। परफेक्ट आंसर, क्योंकि उसी को बैंक अपने पास रख लेता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है टू फ्रेंड्स सीता एंड श्याम वर डिस्कसिंग द एक्सचेंज रेट। कह रहा है अंडर दिस सिस्टम
ईच कंट्री कीप द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। तो बहुत ही सिंपल है ये, तो मैं पहले से आपके बिहाफ में सही मार्क कर लेता हूँ। तो वो कौन से एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं? तो जब इसमें लिखा ही है कि वो करेंसी को किसी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के हिसाब से फिक्स कर लेते हैं, तो इसका मतलब कि वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिंपल आंसर सही। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 8, इसमें आप ट्रू फॉल्स मुझे बता देना। स्टेटमेंट 1 में कह रहा है पब्लिक एक्सपेंडिचर रेजेस द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, ये गवर्नमेंट बजट का क्वेश्चन है। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि सरकार पब्लिक के लिए जो खर्चे करती है ना, रोड्स बना दिए, पार्क्स बना दिए, तो इस तरह के खर्चों से समाज की भलाई होती है। तो बच्चे कह रहे हैं ट्रू। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है द एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड्स आर डिफेंस, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, फ्लड कंट्रोल सिस्टम, लाइट हाउसेज एटसेट्रा। कह रहा है पब्लिक गुड्स के उदाहरण में कुछ डिफेंस के या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के या फ्लड को कंट्रोल करने के या लाइट हाउसेस बनाने के, इस तरह के मतलब ये पब्लिक गुड्स के कुछ उदाहरण दे रहा है। ठीक है, वैसे बच्चों मैं बता देता हूँ पब्लिक गुड्स का जो टॉपिक है ना, वो हमारे अब गवर्नमेंट बजट चैप्टर से हटा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आप मान के चलो कि एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो मैं इसको स्किप की लिस्ट में डाल देता हूँ वैसे। बट फिर भी चलो, ये है कि अब हमने पढ़ लिया तो पता होना चाहिए। तो पब्लिक गुड्स के अंदर हम ये सब गुड्स को भी मानते हैं, है ना, ये भी पब्लिक के लिए ही या पब्लिक के वेलफेयर के लिए ही गुड्स होते हैं, है ना। भाई लॉ एंड ऑर्डर जितना अच्छा रहेगा तो समाज की भलाई उतनी अच्छी रहेगी, बाढ़ आने से बचा के रखेंगे तो भी समाज की भलाई होगी। तो मतलब कहीं ना कहीं पब्लिक गुड्स ये वाले होते हैं। लेकिन आप इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि ये पब्लिक गुड्स का क्वेश्चन जो है वो वैसे हमसे नहीं पूछेगा। चलो, 9th इंपॉर्टेंट है, अच्छा इंटरेस्टिंग है, सोच के आंसर करना है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कैन बी कैटेगराइज्ड एज। कह रहा है कोई भी ट्रांजैक्शन जो बीओपी में आप रिकॉर्ड करते हो उसको कैसे कैसे कैटेगराइज कर सकते हो। तो वैसे तो आपको याद होगा कि भाई दो तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं, है ना, वेरी गुड। तो हम ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस में और एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब सही ऑप्शन बन गया 1 and 3, बिल्कुल सही भेजा आपने। तो 1 और 3 तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। सही, वेरी गुड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द वन ऑफ द करेक्ट फंक्शन ऑफ आरबीआई। बहुत ही सिंपल है, जल्दी से आंसर देना है। दादाजी का इसमें से आपको सही फंक्शन पहचानना है। दादाजी क्या करते हैं? तो ए नहीं करते, सी नहीं करते, डी नहीं करते, है ना, सबको पता ही है, पब्लिक से तो वो डील ही नहीं करते। लेकिन वो सरकार के डेट की क्या करते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग कर देते हैं। वो नए नोट छापकर सरकार को कहते हैं तुम ले लो, पैसे की अगर कमी है तो। सही। उसके बाद 11th में कह रहा है इन 1995 डैश वर प्रमोटेड बाय कार्वी कमेटी। बहुत ही सिंपल है, फॉर रूरल डेवलपमेंट। यहाँ से आपको हिंट भी मिल जाएगा। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए 1995 में एक ही कदम उठाया गया था। बिल्कुल सही। हमने क्या प्रमोट करने शुरू कर दिए थे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लेते हैं। 12 में कह रहा है स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन रिफर्स टू। तो स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन क्या होता है? स्ट्रक्चरल, हाँ याद है बच्चों को, वेरी गुड। ठीक है, सही। कि भाई लोग जो हैं वो अलग अलग सेक्टर में किस प्रकार से काम कर रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो इसमें लोग जो हैं वो अलग अलग सेक्टर के हिसाब से कैसे काम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल। सही, वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया चल रहा है आज का मामला। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, डैश रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स फॉर कंजम्पशन। ये भी बहुत ही सिंपल है, इंडियन इको में पढ़ा था। जब हम अपने कंजम्पशन के लिए फूड को उगाते हैं, क्रॉप को, प्रोडक्शन को करते हैं, तो उसको बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, सही। तो अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है ट्रू फॉल्स बताना है। स्टेटमेंट 1 पढ़ लेते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ पुअर इज एस्टिमेटेड एज द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इट इज नोन एज, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, हेड काउंट रेशियो।
तो कह रहा है कि भाई जब हम नंबर ऑफ पुअर पीपल को एस्टिमेट करते हैं टोटल लोगों की संख्या के हिसाब से, तो उसको हम हेड काउंट रेशियो कहते हैं। ट्रू, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है हेड काउंट रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन बाय टोटल पॉपुलेशन। तो सेम ही बात हो गई, ट्रू। तो हेड काउंट रेशियो का जिसको फॉर्मूला याद है तो उसे पता है कि दोनों बातें सही हैं, तो हेड काउंट रेशियो इसी को बोलते हैं। परफेक्ट, सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी ट्रू फॉल्स बताना है। नंबर 1, आईटी इंडस्ट्री इज सीन एज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज एक्सपोर्ट। इंडिया के एक्सपोर्ट में आईटी सेक्टर का जो है कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि समझ सकते हो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। ट्रू, क्योंकि हमारी बहुत सारी सर्विसेज विदेशों में हम निर्यात करते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन। कह रहा है आउटसोर्सिंग जो है वो लिबरलाइजेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम था। वेरी गुड। फॉल्स, क्योंकि सब जानते हैं आउटसोर्सिंग तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक सबसे बड़ा आउटकम था। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स आपने सही बताया। वेरी गुड, परफेक्ट। तो अपने लिए तालियां बजा लो बच्चों, अपने लिए तालियां बजा लो। आपके 15 बिल्कुल सही आए और बहुत अच्छे आए, शाबाश। तो अब आप इसका मतलब पहले के मुकाबले ज़्यादा होशियार हो गए हो, ज़्यादा तेज हो गए हो, और अब आपको टेंशन और कम होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, वेरी गुड। At the time of independence, Dash was characterized by intermediaries merely collected rent from the actual tillers of the soil. तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर क्या था कैरेक्टरिस्टिक जिसमें इंटरमीडियरीज जो है टैक्स कलेक्ट कर लिया करते थे? बिल्कुल सही, उसे बोला करते थे लैंड टेन्योर सिस्टम। वेरी गुड, सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में हमें अलग अलग सेट्स दे रखे हैं, ए और 1, बी और 2, सी और 3, डी और 4। हमें सही सेट का चुनाव करना है। तो सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड में कह रहा है कि सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब हो गया एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एक्सीड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो क्या ये सही है? हाँ, सही है, क्योंकि सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब यही होगा कि गुड्स का एक्सपोर्ट जो है वो गुड्स के इंपोर्ट से ज़्यादा है, इसी को हम कहेंगे बैलेंस है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो सरप्लस में है, ठीक है। बाकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कह रहा है परचेज ऑफ शेयर, तो ये गलत है बच्चों, क्योंकि जब शेयर्स खरीदा जाता है तो उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं, उसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो ये तो गलत हो गया कॉम्बो। सी में कह रहा है करंट अकाउंट नेट एक्सपेंडिचर, तो करंट अकाउंट में कह रहा है खर्चे, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ वैसे ही गलत हो गया। और डी में कह रहा है कैपिटल अकाउंट फाइनेंशियल ट्रांसफर, तो कैपिटल अकाउंट में फाइनेंशियल ट्रांसफर लिख रहा है, तो ट्रांसफर आपको पता है कि जितनी भी ट्रांसफर पेमेंट्स या ट्रांसफर इनकम्स होती हैं वो हम करंट अकाउंट में लिखते हैं, कैपिटल में नहीं लिखते, तो ये भी गलत हो गया। तो मतलब पहले ही कॉम्बो जो था ए वाला वो सही लग रहा था, शक्ल से वहीं पर ही सही लग रहा था, तो अपने को सही आंसर ए कॉम्बो मिल गया, है ना, सही। उसके बाद 18, द लोन्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट आर नोन एज। लोन्स जो प्रोवाइड करती है सरकार उसे क्या कहते हैं? एंड आर लेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी और डिसस्ट्रेस। तो ये हमने एग्जैक्ट टर्म पढ़ रखी है कि जब मुसीबत में सरकार लोन देती है तो उसको बोलते हैं, वेरी गुड, टेकेवी लोन्स। परफेक्ट, एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी है नोट्स के अंदर भी और किताबों के अंदर भी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है टू फाइट अगेंस्ट कोविड रिसेशन the government of India decide to provide subsidy to vulnerable sections, poor migrant, small entrepreneur and to those who lost their job under various schemes to revive the growth of the economy। तो कह रहा है कोविड रिसेशन से लड़ने के लिए सरकार ने बहुत सारे सब्सिडीज वगैरह देने का ऐलान करा, अलग अलग लोगों को, है ना, रिलीफ दिया। तो कह रहा है आप इस सब्सिडी को कौन से हेडिंग में डालोगे? दिस वुड बी कैटेगराइज्ड एज, तो इसे आप कैसे कैटेगराइज करोगे? वेरी गुड, तो शाबाश। तो ये सरकार के लिए एक छोटा खर्चा है, क्योंकि सरकार अगर कोई रेवेन्यू मतलब कोई सब्सिडी दे रही है तो सरकार के लिए वेरी गुड ये एक छोटा खर्चा यानी रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर है। परफेक्ट। इसके बाद 20, डैश वर इनिशिएटेड
टू सप्लीमेंट द कंजम्पशन ऑफ पुअर, ठीक है, क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल आंसर है, आई होप सबको पता ही होगा। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, कि भाई कम से कम बेसिक ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हो जाएं। तो खाने की बेसिक ज़रूरत, शिक्षा की बेसिक ज़रूरत, सेहत की बेसिक ज़रूरत, बाकी रिवॉल्यूशन तो आपको पता ही, वो तो सब अलग ही चीज़ें थी। चलो अब जल्दी से दिमाग चलाना है, पेन चलाना है, वर्किंग करनी है। इन ए हाइपोथेटिकल इकोनॉमी मिसेस शारदा डिपॉजिटेड 500 रुपए इन बैंक। तो ये है इनिशियल डिपॉजिट 500 रुपए। इट इज assumed that there is no other currency circulation in the economy, then the total money in the economy will be। तो कह रहा है कि इकोनॉमी के अंदर टोटल मनी कितना होगा। तो उसने मनी मल्टीप्लायर तो बताया ही नहीं है कि मनी कितने गुना मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब तक उसने यही नहीं बताया कि मनी कितने गुना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब एक आदमी ने 500 रुपए जमा करे, तो इसका मतलब बैंक में बस वही हमारा टोटल मनी क्रिएशन भी होगा 500 रुपए ही। तो जब तक मनी मल्टीप्लायर हमको नहीं पता, तो इसका मतलब 500 रुपए डिपॉजिट हुए, तो वही हमारा टोटल मनी है इकोनॉमी के अंदर। उसके बाद 22 सही बताया आपने। सिंस इंडिपेंडेंस इन इंडिया देयर इज ए कॉन्टिन्यूस राइज इन लिटरेसी रेट ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। तो लिटरेसी रेट जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद से लगातार बढ़ रहा है। कह रहा है आपको क्या लगता है इनमें से क्या रीजन होगा। तो बताओ लिटरेसी रेट बढ़ने का आपको क्या रीजन लग रहा है बच्चों। तो वेरी गुड, सही रीजन चुना बच्चों ने। ऑब्वियस सी बात है, लिटरेसी बढ़ रही है तो इसका मतलब एजुकेशन सेक्टर में इंप्रूवमेंट कर रही है सरकार। उसके बाद 23 ट्रू फॉल्स बताना है आपको। स्टेटमेंट 1 में कह रहा है देयर वॉज ए हाई रिस्क इन्वॉल्व इन ग्रीन रिवॉल्यूशन एज HIV सीड्स वर मोर प्रॉन टू अटैक बाय पेट्स। तो क्या HIV सीड्स जो हैं वो पेस्ट्स के अटैक से, पेस्ट के अटैक से खतरे में रहते थे। बच्चों ने कहा हाँ ट्रू रहते थे, बिल्कुल सही, हमने पढ़ भी रखा है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ड्यू टू द फेवरेबल स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट दोस फियर्स डिड नॉट कम ट्रू। कह रहा है लेकिन सरकार ने कुछ फेवरेबल स्टेप्स लिए जिनकी वजह से वो जो भी डर था ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड, HIV सीड से रिलेटेड, वो डर जो है वो हट गया। तो सरकार ने कह रहा है कुछ फेवरेबल स्टेप्स लिए जिनकी वजह से वो सब डर जो है वो हट गए। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो सही चुना आपने, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू, परफेक्ट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का 24। एट द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी इज बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप्ड ड्यू टू। तो ये तो सब जानते हैं इंडिया की इकोनॉमी बैकवर्ड थी और अंडर डेवलप्ड थी, क्या कारण था वो पूछ रहा है। तो ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था इंडियन इकोनॉमी में। बिल्कुल सही आंसर भेजे आपने, वेरी गुड। BCD तो वैसे ही उसने उल्टे लिख रखे हैं, गलत लिख रखे हैं। एक ही कारण था, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। सही, बिल्कुल सही। उसके बाद सेक्शन बी पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अब आपको ध्यान ध्यान से आंसर करना है। अब इसमें रीजन असर्शन वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो दोनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद फिर आपको सही ऑप्शन देना पड़ेगा बड़े ध्यान से। तो असर्शन में लिखा है एक्विजिशन ऑफ इंटेल बाय टाटा विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ BOP। तो भाई टाटा ने कोई बाहर की कंपनी मान लो खरीदी, तो इस बात को वो डेबिट साइड पर लिखेंगे BOP के। तो क्या लगता है आपको, क्या ये बात सही है। बच्चे कह रहे हैं हाँ, क्योंकि हमने पैसे दिए होंगे, मतलब टाटा ने पैसे दिए होंगे, तो टाटा का जो है वो हम कह सकते हैं हमारे देश से पैसा बाहर जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। रीजन कह रहा है बिकॉज इट लीड्स टू द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द डोमेस्टिक करेंसी। तो कह रहा है क्योंकि इससे फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो रहा है। तो बच्चे कह रहे हैं हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। तो उसने खुद ही सही रीजन भी दे दिया। परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सही ए, वेरी गुड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26। सपोज इन एन इकोनॉमी द इनिशियल डिपॉजिट्स लीड टू द क्रिएशन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ 5000 करोड़। तो कह रहा है कि मान लेते हैं किसी इकोनॉमी में इनिशियल डिपॉजिट होने के बाद टोटल डिपॉजिट 5000 करोड़ हो गया, और कह रहा है द मनी मल्टीप्लायर इज 2, और मनी मल्टीप्लायर जो है वो 2 था। तो वो पूछ रहा है बताओ इनिशियल डिपॉजिट कितने के रहे होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बता सकते हो आप।
वेरी गुड, सही है ना। तो भाई अगर 5,000 हो गया हमारा पैसा और वो दुगना हो गया, तो इसका मतलब इनिशियली हमने कितना डिपॉजिट करा होगा, 2500। तो इनिशियल डिपॉजिट 2500 रहा होगा, मनी मल्टीप्लायर है 2 टाइम्स, तो इसका मतलब तभी वो टोटल मनी 5,000 हो गया होगा। परफेक्ट। उसके बाद जी क्वेश्चन 27, ये भी पढ़ लेते हैं। असर्शन में लिखा है गवर्नमेंट टुक वेरियस स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फ्रॉम द बिग फर्म्स। क्या सरकार ने कुछ कदम उठाए थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बिग फर्म से बचाने के लिए? वेरी गुड, उठाए थे, है ना, हमने पढ़ा ही था सेकंड चैप्टर के अंदर इंडियन इको में। और उसका वो रीजन दे रहा है, बिकॉज, क्यों उठाए थे, बिकॉज फॉर द प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सर्टेन प्रोडक्ट्स वर रिजर्व्ड एंड वेरियस कंसेशंस वर गिवन टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कह रहे स्मॉल स्केल के प्रमोशन के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स को रिजर्व कर दिया गया था और उनको बहुत सारा कंसेशंस भी दे दिया गया था। तो बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर बच्चों ने भेजा, और दोनों बातें बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 28 में पूछ रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको गलत वाला बताना है कि इनमें से गलत क्या है। तो पढ़ लेते हैं गलत ढूंढने के लिए। ए में लिख रहा है प्रायर टू इंडिपेंडेंस फार्मर सफर्ड फ्रॉम फॉल्टी वेइंग मैनिपुलेशन वाइल सेलिंग देयर प्रोड्यूस टू ट्रेडर्स, है ना। तो ये बात तो सही है, पहले तो फार्मर्स के साथ यही सब झोल होता था। बी में लिख रहा है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन्वॉल्व्स डिफरेंट एक्टिविटी फॉर मूवमेंट ऑफ फार्म प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। तो कह रहा है कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में बहुत सारी गतिविधियां आती हैं जिसमें क्रॉप्स को बनाने से लेकर उनके बिकने तक की सारी गतिविधियां हैं। ये बात भी सही है। सी में लिख रहा है गवर्नमेंट इंटरवेंशन वाज नॉट नेसेसरी टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ प्राइवेट ट्रेडर्स। कह रहे हैं सरकार के इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, प्राइवेट ट्रेडर्स जो हैं वो कर रहे हैं, अपना करने दो। तो ये बात तो गलत है, ये तो हजम ही नहीं हो रही। बच्चों ने भी बोला सी, बिल्कुल सही। तो यही बात उसने गलत लिख दी कि सरकार का कह रहा है कि इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि सरकार के इंटरवेंशन की तो बहुत ज़रूरत है। तो यही बात गलत हो गई, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर हो गया। परफेक्ट, सही भेजा आपने। उसके बाद 29 में असर्शन और रीजन। तो असर्शन में कह रहा है देयर वॉज ए डाउनवर्ड ट्रेंड इन इनइक्वालिटी वर्ल्ड वाइड विद अ राइज इन द एवरेज एजुकेशन लेवल। इसका मतलब है कि भाई इनइक्वालिटी जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है पूरी दुनिया में, जैसे जैसे एजुकेशन का स्तर बढ़ रहा है। तो क्या आप इस बात से सहमत हो? बच्चे कह रहे हैं हाँ, बिल्कुल ठीक बात है ये, हाँ सहमत है ना। क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज, या रीजन क्या है? बिकॉज रीजन में लिखा है लेबर स्किल्स of an educated person is more than that of uneducated person which enables him to generate more income than the uneducated person। कह रहा है जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसके पास स्किल ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा स्किल होने की वजह से वो ज़्यादा पैसे कमा लेता है अनपढ़ व्यक्ति की अपेक्षा में। ठीक है, वेरी वेरी गुड। तो क्या बात है, बच्चों ने बिल्कुल सही ऑप्शन पकड़ा, यानी कि रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इस बार। बिल्कुल सही है ना, कुछ अलग लग रहा है, क्योंकि ऊपर वो इनइक्वालिटी की बात कर रहा है, अमीर गरीब के भेदभाव की, और नीचे कह रहा है पढ़ा लिखा और अनपढ़ में पैसे ज्यादा कमा लेते हैं वो। तो बिल्कुल सही। उसके बाद है जी 30 में आपको मैच बताना है कि कौन सा सही है। मनरेगा कह रहा है प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल बैंकिंग, तो ये तो गलत ही हो गया ये कॉम्बो। फिर कह रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रोवाइड फूड मनी टू द पुअरेस्ट टू हेल्प देम द बैटल अगेंस्ट कोविड। ठीक है, तो बस यही कॉम्बो सही है ना। बाकी सी में भी देखो गलत है, इधर खाने की बात कर रहा है, इधर घर की बात कर रहा है, तो ये कॉम्बो भी गलत है। इसके बाद इधर पोषण अभियान, इधर भी खाने की बात कर रहा है और इधर कुछ रूरल वर्कर्स की बात कर रहा है, तो ये कॉम्बो भी गलत है। तो एक ही कॉम्बो सही है, बी वाला। चलो, तो 30 क्वेश्चनों के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आप 30 क्वेश्चनों तक के लिए अपने लिए तालियां बजा लीजिए कि 30 क्वेश्चन तक सब ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 31 पे चल लेते हैं। 31 में क्या कह रहा है आइए देख लेते हैं। 31 में कह रहा है नंबर ऑफ पुअर। तो इधर जो है पुअर्स की संख्या दे रखी है और इस चित्र में दे रखा है हेड काउंट रेशियो, प्रतिशत, ठीक है।
एक्स एक्सिस पे अलग अलग वर्ष दे रखे हैं, 1970 का दौर, 80, 90, 2000। जो गोल वाली फिगर है, लाइन गोल वाली, वो रूरल की है, और जो चकोर है वो अर्बन की है। ठीक है, वो पहचान है डायग्राम के हिसाब से कि गोल वाला जो है वो रूरल है, तो मैं रूरल को लाल भी कर सकता हूँ, है ना, और चकोर वाला जो है वो अर्बन है, तो मैं उसको हरा कर देता हूँ, तो आपको लाल हरे से ज्यादा बेहतर नजर में आएगा। अब वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि ऊपर जो चित्र दे रखा है, on the basis of the given data, the dash is declining much slower than the dash in the country। अच्छा, तो भाई ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे। तो ऑप्शन में कह रहा है, मतलब पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डैश इज डिक्लाइनिंग मच स्लोअर, मतलब गिरावट तो हो रही है, किसी चीज में गिरावट तो हो रही है, लेकिन धीरे धीरे हो रही है गिरावट किसी और की अपेक्षा में। तो किसी में गिरावट हो रही है लेकिन किसी और की अपेक्षा में धीरे धीरे हो रही है। तो भाई अगर हम देखें, एक पहला डायग्राम तो हमें दे रखा है जो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर पीपल हैं, और दूसरा डायग्राम दे रखा है हेड काउंट रेशो का, है ना। तो बच्चे जो है आंसर भेज रहे हैं, मेरे पास आंसर तो आ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर जो है उनमें तो गिरावट आ रही है, बच्चे कह रहे हैं ऐसा, बच्चों के हिसाब से। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भाई हेड काउंट रेशियो में जो गिरावट आ रही है वो थोड़ा धीरे धीरे आ रही है। तो देख लेते हैं डायग्राम पे। ओके, तो भाई on the basis of the given data, dash is declining much slower than the dash in country। तो आपके जो नंबर ऑफ पुअर पीपल की गिरावट है, मान लो ये जो है, इसे आप देखो, और हेड काउंट रेशो की गिरावट देखो, तो हेड काउंट रेशो की गिरावट आपको साफ देख के लगेगी कि ज्यादा है गिरावट। वो तो बिल्कुल एक फिसल पट्टी का झूला बना हुआ है ना। हेड काउंट रेशो तो बिल्कुल एक फिसल पट्टी का झूला बना हुआ है। लेकिन ये जो है, इसमें जो गिरावट सी आपको दिख रही है, ये मतलब कुछ खास कम नहीं दिख रही, या उतनी गिरावट तेज नहीं दिख रही जितनी हेड काउंट रेशो के चित्र में दिख रही है। तो आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा, है ना। तो किसकी गिरावट धीरे धीरे है, तो एब्सोल्यूट वाले की धीरे धीरे है एज कंपेयर टू हेड काउंट रेशियो, है ना। हाँ, तो बस सही भेजा था बच्चों ने पहले, वेरी गुड। तो एब्सोल्यूट वाले की धीरे धीरे है एज कंपेयर टू हेड काउंट रेशियो, चित्र के अनुसार। हाँ बिल्कुल सही, परफेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 में क्या कह रहा है, 32 देख लेते हैं। सेलेक्ट इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। तो कुछ उसने मोटे मोटे इंडिकेटर्स दे रखे हैं, मतलब वो आप देख लो, जैसे पर कैपिटा इनकम, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव, तो आपको ये बताना है, इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर इंडिकेट्स। अब एजुकेशन सेक्टर में जो इम्प्रूवमेंट हुआ, हेल्थ सेक्टर में जो इम्प्रूवमेंट हुआ, वो कह रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है हर बच्चे ने सही भेजा है, वेरी गुड। तो ए बी सी का कोई लिंक ही नहीं है। तो एजुकेशन और हेल्थ क्या इंडिकेट कर रहा है, ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ, परफेक्ट, सही आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 में लिखा है रीजन, मतलब असर्शन और रीजन। तो असर्शन पढ़ लेते हैं, फिर आप मुझे बताना। द गोल इक्विटी वाज फुल्ली सर्व्ड बाय एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। कह रहा है कि इक्विटी गोल जो है वो फुल्ली सर्व हो जाएगा अगर इंटरमीडियरीज हट जाएंगे। तो वेरी गुड, बच्चों ने बिल्कुल सही कहा, फॉल्स। क्योंकि इक्विटी गोल तो था ही कुछ और, वो तो कुछ और ही बात करता है, वो तो सोशल जस्टिस की बात करता है, उसमें एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो मजे आ गए हमारे। तो एसर्शन के गलत होते ही बिल्कुल सही ऑप्शन पता लग गया, डी। उसके बाद क्वेश्चन 34। तो इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है। स्टेटमेंट 1 में लिखा है देयर आर नो बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इन इंडिया। कह रहा है कि डाइवर्सिफिकेशन का कोई बेनिफिट नहीं है।
वेरी गुड, है ना, ये तो गलत है बात, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन का तो बेनिफिट है, हमने पढ़ रखा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इनेबल द रूरल पीपल टू ओवरकम पॉवर्टी एंड अदर ट्रबल्स। कह रहा है डाइवर्सिफिकेशन जो है वो गरीब लोगों की मदद करेगा अपनी समस्याओं से उभरने के लिए। वेरी गुड, तो ये बात सही कह रहा है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, तो आपने सही ऑप्शन भेजा, बिल्कुल ऑप्शन डी सही। वेरी गुड। इसके बाद 35, इसमें भी ट्रू फॉल्स बताना है, वेरी सिंपल। स्टेटमेंट 1 में लिखा है साइज ऑफ द मनी मल्टीप्लायर इज गिवन बाय इनवर्स ऑफ LRR। तो ये तो मुझे लगता है सब बच्चों को पता ही है कि भाई मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ही ये होता है 1/LRR, तो सही हो गया, ट्रू। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा था प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन इनवर्सली रिलेट्स टू द वैल्यू ऑफ रिजर्व रेशियो। तो ये भी ऊपर वाली बात से ट्रू ही हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि वो इन्वर्सली ही रिलेट करता है रिजर्व रेशियो से यानी LRR से। तो जितना ज़्यादा LRR होगा उतना कम मनी मल्टीप्लायर आएगा, और जितना कम LRR होगा उतना ज़्यादा मनी मल्टीप्लायर आएगा। तो इन्वर्स रिलेशन बिल्कुल सही कह रहा है। उसके बाद जी 36 में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ पहले हुई कब हुई, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन कब आया था? 1950 में। नंबर 2 कह रहा है हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम्स, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम्स कब आए थे? ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान 1965 में। हाँ। उसके बाद IPR 1956 कब आया था? ये तो सर बच्चे बच्चे को पता है, 1956 में आया था। और उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इनके बारे में सेटअप कब हुआ था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का? ये आए थे 1955 में। हाँ, IPR के आसपास ही। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो अब बना ही लोगे आप, 1, 4, 3 और 2, है ना? तो 1, 4, 3 और 2, ठीक, सही, बी, बिल्कुल सही। तो बी जो है वो सही आंसर हो गया। उसके बाद 37 असर्शन और रीजन। तो असर्शन में लिखा है ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस इन कैपिटल अकाउंट ओनली। कह रहा है BOP के अंदर जो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन होती हैं वो खाली कैपिटल अकाउंट में होती हैं। वेरी गुड। तो बच्चे पहले डांस करने लगे, क्योंकि असर्शन ही गलत हो गया, और असर्शन के गलत होते ही ऑप्शन डी सीधा सीधा आंसर पता चल गया। चलो, बहुत ही बढ़िया। फिर उसके बाद है 38, FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट्स आर डैश डिपॉजिट्स। FD जो होते हैं वो कौन से डिपॉजिट्स होते हैं? ये लिखवा रखा है नोट्स के अंदर। वेरी गुड, सही। नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि इनका चेक इशू करके पैसे किसी को पे कर दो, तो नॉन चेकेबल डिपॉजिट। उसके बाद 39, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन है, तो असर्शन पढ़ लेते हैं सीधा। असर्शन में लिखा है द एक्सपेंशन एंड प्रमोशन ऑफ रूरल बैंकिंग सेक्टर हैज टेकन बैक सीट आफ्टर द रिफॉर्म्स। कह रहा है रिफॉर्म्स आने के बाद जो रूरल बैंकिंग सेक्टर का प्रमोशन और एक्सपेंशन था वो थोड़ा सा पीछे हो गया था, है ना, 1991 के रिफॉर्म्स आने के बाद। तो बच्चे कह रहे हैं हाँ ट्रू, सही बात है। और रीजन कह रहा है क्योंकि, क्यों पीछे हो गया था भाई? Because the problem of growing overdues in the agricultural credit continues, the farmers repaying capacity was very poor। कह रहा है क्योंकि एग्रीकल्चर क्रेडिट में बहुत समस्याएं थी, फार्मर्स जो है वो अपना रीपेमेंट करते नहीं थे टाइम से, उनकी रीपेइंग कैपेसिटी भी नहीं होती थी। तो परफेक्ट आंसर आपने बताया, यानी ऑप्शन ए सही। तो इसीलिए रिफॉर्म्स आने के बाद 1991 के जो रूरल बैंकिंग है उसको पीछे की सीट पे बैठा दिया। चलो, क्वेश्चन 40, इसमें भी असर्शन और रीजन है, तो इसमें पढ़ लेते हैं। असर्शन में क्या कह रहा है? डेयरिंग इज द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। तो क्या डेयरिंग जो है वो दूध से संबंधित सारी गतिविधियों में लीन रहने का है? बच्चे कह रहे हैं ट्रू, ठीक है। उसके बाद रीजन, ड्यू टू सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन फ्लड इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन, है ना। तो ऑपरेशन फ्लड की वजह से भारत की रैंक जो है वो पहली हो गई थी दुनिया के अंदर। तो
वेरी गुड, सही ऑप्शन भेजा बच्चों ने। लेकिन रीजन जो दे रखा है कि भारत की रैंक पहली हो गई थी दुनिया में, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो इसका सही ऑप्शन बन गया ऑप्शन बी। चलो बहुत ही बढ़िया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 में भी असर्शन है। डिमांड डिपॉजिट्स आर जनरली मेंटेन्ड बाय बिजनेसमैन विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग ट्रांजैक्शंस विद सच डिपॉजिट्स। कह रहे डिमांड डिपॉजिट्स जो है वो बिजनेसमैन करता है ताकि वो बार बार ट्रांजैक्शन कर सके। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये तो है ना, करंट अकाउंट वाले। और रीजन कह रहे हैं बिकॉज डिमांड डिपॉजिट्स आर एडवांटेजियस एज डिमांड डिपॉजिट्स अलाउ द डिपॉजिटर टू विड्रॉ फंड ऑन डिमांड विदाउट एनी एडवांस नोटिस टू द बैंक। बिल्कुल सही। तो मतलब इसमें कोई शंको नहीं है, तो बिल्कुल उसने करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रखी है, इसीलिए उनको डिमांड डिपॉजिट्स को ज्यादातर बिजनेसमैन मेंटेन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, ये अब ध्यान से करना है। लो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से कह रहा है ए होगा, उसकी वजह से लो सेविंग होगी, उसकी वजह से बी होगा, उसकी वजह से फिर लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो आपको वो पहले ए भरना है। तो लो इकोनॉमिक ग्रोथ होने की वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से लो सेविंग होगी। तो लो इकोनॉमिक ग्रोथ होने की वजह से लोगों की इनकम भी कम रहेगी। तो जब लोगों की इनकम कम रहेगी, इसीलिए लोगों की बचत भी कम रहेगी। लो इनकम रहने की वजह से लो सेविंग होती है ना। तो आपको सही ब्लैंक सोच के भरना है चारों में से कि भाई किसकी वजह से लो सेविंग रहेगी। लो इनकम की वजह से लो सेविंग रहेगी। जब लो सेविंग रहेगी तो इसका मतलब, हाँ ठीक है, लो कंजम्पशन रहेगा। और लो कंजम्पशन रहेगा, खर्चे कम होंगे, तो लो इकोनॉमिक ग्रोथ भी रहेगा। तो हाई वाला तो वैसे ही नहीं होना था। ए और डी ऑप्शन तो शक्ल से ही गलत हो जाते। बी और सी में से कोई एक होना था। और बी में भी देखो उसने एक हाई डिमांड दे रखा था, तो मतलब जिसमें हाई दिख रहा था वो ऑप्शन तो वैसे ही मैं छोड़ के आ जाता। तो वैसे भी पता चल गया कि एक ही ऑप्शन बच रहा है, सी। तो आपके लिए और आसान था। हाँ। उसके बाद क्वेश्चन 43। तो 43 में कह रहा है जी, मिस्टर राम रन से प्राइवेट हॉस्पिटल प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज टू पब्लिक एट रीजनेबल फीस। ठीक है। Along with this, he organizes campaign to promote mental health awareness. He is actively participating the COVID vaccine drive and vaccinated almost 20,000 people in Delhi. It exhibits the right step in the direction of human capital formation. तो आपने कहानी देख ली। Spot which of the following directly contributes to the process of human capital formation by Mr. Ram. तो मिस्टर राम की कहानी सुन के आपको क्या लग रहा है कि वो किस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रही है, उनकी जो ये कहानी है। fullest possible development of human capabilities या maintaining productive labor force and improving the quality of life of people, induces equity and land distribution या overcome of social prejudice। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर भेजा भाई। सबसे पहली बात तो प्रोडक्टिव लेबर फोर्स वो मेंटेन कर रहे हैं और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बना रहे हैं। तो इसी चीज से वो HCF के अंदर डायरेक्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल सही भेजा आपने बच्चों ने। इसके बाद 44 में कह रहा है, सपोज द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ ए नेशन एग्जिबिट्स ए डेफिसिट ऑफ 200 रुपए, 200 करोड़। द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स इज थ्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट्स की वैल्यू जो है वो एक्सपोर्ट से 3 गुना ज्यादा है। ठीक है। द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स वुड बी, तो आपको इंपोर्ट्स की वैल्यू बतानी है कि इंपोर्ट्स की वैल्यू क्या होगी। तो जल्दी से आंसर बताओ, तो फिर मैं क्रॉस चेक भी करूंगा कि इंपोर्ट्स की वैल्यू क्या होगी। जल्दी से सॉल्व करके बताना है। तो इंपोर्ट्स की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो बच्चे कह रहे हैं सर इंपोर्ट्स की वैल्यू 300 करोड़ होगी। आइए चेक करके देखते हैं कि क्या आपने सही बताया। तो अगर मैं इंपोर्ट्स की वैल्यू कहता हूं कि 300 करोड़ होगी और वो एक्सपोर्ट्स की वैल्यू के 3 गुना है, तो इसका मतलब एक्सपोर्ट्स की वैल्यू 100 होगी, तभी वो उसका 3 गुना है। और अगर मैं इंपोर्ट्स को 300 ले रहा हूं, एक्सपोर्ट्स को 100 ले रहा हूं, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डिफरेंस से हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड का आंसर 200 डेफिसिट आ रहा है।
बिल्कुल सही, और आना भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपका आंसर जो है वो सही है, क्योंकि इंपोर्ट्स की वैल्यू जब 300 करोड़ होगी तभी एक्सपोर्ट की वैल्यू 100 करोड़ होगी, और तभी हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड में 200 का डेफिसिट आएगा। तो इसका मतलब 300 आपका सही आंसर है। चलो उसके बाद है जी 45, ट्रू फॉल्स बताना है। स्टेटमेंट 1 में लिखा है कि ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच प्रूव टू बी इनइफेक्टिव बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी टू रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड इन सेंटिफाइड रीजनल डिस्पैरिटीज एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच कह रहा है उतनी कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि कुछ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के झमेले थे, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, रीजनल डिस्पैरिटीज थी। तो बच्चे कह रहे हैं ट्रू, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच वाज इनिशिएटेड फ्रॉम द थर्ड 5 ईयर प्लान। तो कह रहा है हमने ये ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच तीसरे 5th ईयर प्लान से ही लगा दी थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं, तब तक तो हमें पता भी नहीं था, तब तो हम बच्चे थे कि ये क्या होता है। तो ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है लेकिन स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। ठीक है, तो सही भेजा आपने, बिल्कुल सही, वेरी वेरी गुड। उसके बाद 46 में कह रहा है असर्शन डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिकेट्स डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑल्सो। कह रहा है अगर बीओटी में डेफिसिट है तो इसका मतलब कह रहा है कि ये तो बीओपी में भी डेफिसिट ही होगा। तो वेरी गुड, तो बच्चे पहले नाचने लगे और फिर उन्होंने आंसर दिया सही, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो असर्शन ही फॉल्स हो गया। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड चाहे डेफिसिट में हो उससे की फ़र्क पैंदा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो सकता है सरप्लस में हो, तो ऐसा कोई भी ज़रूरी पॉइंट नहीं है। गलत कह रहा है, बिल्कुल सही। उसके बाद 47 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। तो आपको गलत बताना है कि इनमें से गलत क्या है। तो पढ़ लेते हैं गलत बताने के लिए। ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया देयर वाज मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट एंड राइज इन ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो ये तो बात सही है। द मेन कॉज फॉर फूड शॉर्टेज इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज दैट फूड सरप्लस एरियाज ऑफ वेस्ट पंजाब एंड सिंध वेस्ट वेंट टू पाकिस्तान। ये बात भी सही है। लैंड सेटलमेंट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन फ्रीडम फाइटर्स टू प्रमोट इक्विटी इन लैंड होल्डिंग्स। हाँ, तो वेरी गुड। तो सब बच्चों ने कहा कि सर ये बात गलत है, क्योंकि ये ऐसा तो कुछ भी हमने ना तो पढ़ा ना कभी सुना, तो ये पॉइंट ही गलत है। वेरी गुड, सही है ना, सिंपल हो गया। उसके बाद 48, तो 48 में आपको मैच करने हैं, तो आप मुझे बताते चलो मैच चाहें। ए में लिखा है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो भाई ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसको आप किससे भेड़ोगे? डेप्रिशिएट विद पासेज ऑफ टाइम तो नहीं है, राइट टू बी लिटरेट, हायर प्रोडक्टिविटी, प्रॉपर नरिशमेंट टू पीपल, बताइए जी। ह्यूमन डेवलपमेंट, ओके, वेरी गुड। जब आप पढ़ोगे लिखोगे बस, पढ़ाई लिखाई कर ली, सेहतमंद हो गए, तो ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, बिल्कुल सही। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को आप किससे जोड़ोगे? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ये खुदगर्ज सेल्फिश कॉन्सेप्ट था, ये कहता था प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को किससे जोड़ोगे? हायर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ये भी सही। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, सेहत का ध्यान रखोगे तो क्या होगा? सेहत का ध्यान रखोगे, सेहत पे खर्चा करोगे तो आपका प्रॉपर नरिशमेंट होगा, बिल्कुल सही। बस अब तो हो गया। फिजिकल कैपिटल जो है वो तो डेप्रिशिएट होती है समय के साथ, पता ही चल गया। तो किस में बन गया कॉम्बो? 2 3 4 1, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन में सही मैच का कॉम्बो दे रखा है, वेरी गुड, सही, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद जी सेक्शन सी जो है वो एक केस बेस्ड और कह सकते हैं गवर्नमेंट बजट के क्वेश्चनों का सार होता है, जिसके अंदर तो एक टेबल आपको दे रखी होगी इस प्रकार से, जिसके आधार पे आपको कुछ 5 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तो टेबल को मैं रीड करना सिखा देता हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको 2019-20 एक साल के फिगर्स दे रखे होंगे, 2020-21 मान लो दूसरे साल के भी कुछ फिगर्स दे रखे होंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप बस समझ लो, जिन बच्चों को नहीं पता या पहले नहीं पढ़ा, तो गवर्नमेंट बजट के अंदर 4 मेन हेडिंग्स होती हैं जब हम कैटेगराइज करते हैं: रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो पहला आइटम दे रखा है वो है रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर
टैक्स रेवेन्यू भी होता है तो वो भी उसी के पार्ट हो गया, और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है वो भी उसी का पार्ट हो गया। तो 2 और 3 जो है वो 1 के अंदर ही है। फिर दूसरी मेन हेडिंग होती है कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट आपको पता है कि कैपिटल रिसिप्ट क्या क्या होते हैं। रिकवरी ऑफ लोन्स, ये भी कैपिटल रिसिप्ट। अदर रिसिप्ट, ये भी कैपिटल रिसिप्ट। बोरोइंग्स, ये तो कैपिटल रिसिप्ट है ही, और इनफैक्ट बोरोइंग को तो सीधा हम फिस्कल डेफिसिट भी कहते हैं, अगर कहीं बच्चों को याद हो तो। 5, 6 और 7 जो हैं वो ऑलरेडी 4 के अंदर बैठे हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर है टोटल रिसिप्ट। तो टोटल रिसिप्ट उसने खुद ही दे दिया 1+4, हालांकि हमें भी पता होना चाहिए आरआर और सीआर दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल रिसिप्ट आ जाती है, तो ये उसने हमको टोटल रिसिप्ट दे रखी है। उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि ये हमें टीई दे रखा है, जिसमें नंबर 10 का मतलब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और नंबर 13 का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों को जोड़ के दे रखा है। तो नंबर 10 पर आप देखो लिखा है ऑन रेवेन्यू अकाउंट, इसका मतलब जो नंबर 10 आपको दे रखा है ये आपको रेवेन्यू खर्चों की लिस्ट दे रखी है। अब इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है वो इसी का एक भाग होता है, तो 11 जो है वो 10 के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, जो सरकार ने ग्रांट्स दी है वो भी एक तरह से रेवेन्यू खर्चा होता है, तो वो भी नंबर 10 का एक पार्ट ही है। और ऑन कैपिटल अकाउंट का मतलब कि कैपिटल अकाउंट वाला खर्चा कितना है, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रखा है। तो आपको सबसे पहले टेबल रीड करनी आनी चाहिए, ठीक है ना, जो मैंने आपको सिखा दी। अब मैं आपसे बस जल्दी जल्दी पूछ लेता हूँ। 49 बहुत ही सिंपल है। वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स हैज, तो आपको ये देखना है कि इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हैं वो बढ़े हैं कि घटे हैं। तो बस आप नंबर 11 पर आओ और इंटरेस्ट पेमेंट्स की वैल्यू को बस कंपेयर कर लो। 6,12,070 से अब वो 7,08,203 हो गए, तो आपका क्या ऑप्शन बनेगा? तो बच्चे कह रहे हैं वेरी गुड, है ना। तो इंटरेस्ट पेमेंट्स हमारे बढ़ गए, तो बढ़ने को लिख देंगे राइजन, और कितने से बढ़ गए वो आप निकाल ही लोगे डिफरेंस करके, तो इसीलिए उसकी टेंशन नहीं है ना। बी बिल्कुल सही, तो बच्चे बी भेज रहे हैं। उसके बाद नंबर 50 में लिखा है द परसेंटेज चेंज इन द फिस्कल डेफिसिट बिटवीन 2019-20 एंड 20-21। तो 19-20 और 20-21 में कह रहा है कि फिस्कल डेफिसिट में कितने प्रतिशत का चेंज आया। तो फिस्कल डेफिसिट कहाँ पे था, वही मैंने मार्क करवाया था ना, बोरोइंग। तो कह रहा है उसमें कितना चेंज आया है। तो भाई देखो, पहले आपका फिस्कल डेफिसिट कितना था, 9,33,000 समथिंग। अब आपका फिस्कल डेफिसिट कितना हो गया है, 7,96,337। तो आपको वो पूछ रहा है कि कितने परसेंट इसमें चेंज आया है। तो आप सिंपल पहले चेंज निकाल लो। तो 7,96,337 माइनस 933,651, और उसको पुराने वाले फिगर से डिवाइड करके इनटू 100 कर दो। सॉल्व करना आपका काम है, सॉल्व करके जो भी परसेंटेज आंसर आएगा वो आ जाएगा। तो मैं आपके ऊपर भरोसा करके किस ऑप्शन पे टिक लगाऊं, तो कितने परसेंट आ जाएगा, मतलब वो तो निकाल लोगे फिर अपने आप, मैं मान लेता हूँ। ओके ठीक है, तो ये बच्चे कह रहे हैं हम निकाल लेंगे अपने आप। ओके ठीक है। फिर 51 में आप मेरे को वैसे ही ओरली भी बता सकते हो। कह रहे हैं आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। इनमें से कौन कैपिटल रिसिप्ट नहीं है। तो कौन कैपिटल रिसिप्ट नहीं है देख लेते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन, या बोरोइंग। वेरी गुड। तो बोरोइंग भी होती है आपको पता है, डिसइन्वेस्टमेंट भी होती है आपको पता है, रिकवरी ऑफ लोन भी होती है आपको पता है, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ये कोई कैपिटल रिसिप्ट नहीं है सरकार के लिए। उसके बाद 52 कह रहा है प्राइमरी डेफिसिट का सही फॉर्मूला बताओ। तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या था सही, बच्चों को याद ही होगा, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। वेरी गुड। तो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, हाँ ये भी सही, वेरी गुड। उसके बाद 53 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आप ट्रू फॉल्स बताना है तो आप मुझे ही बता दो। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट आर डिक्रीजिंग बट टोटल रिसिप्ट्स आर इंक्रीजिंग। तो बच्चे कह रहे हैं फॉल्स, वेरी गुड।
तो कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट अगर दोनों ही कम हो रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि टोटल रिसिप्ट जो है वो बढ़ जाएगी, टोटल भी फिर कम ही होगी, ये तो फॉल्स ही हो गई बात। स्टेटमेंट 2 कह रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 19 टू 21। वो हम चेक कर लेते हैं, उसमें टेबल में जाके देख लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ये रहा। तो पहले थी 23,50,000 और अब हो गई 26,30,000। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो बढ़ रहा है, ट्रू है ना, तो वो टेबल में से जाके देख लिया। तो इसका मतलब पहला तो झूठ है, दूसरा सही है। परफेक्ट, वेरी गुड, डी सही। उसके बाद 54 में कह रहा है द वैल्यू ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट फॉर द ईयर 2021 वुड बी। कह रहा है रेवेन्यू डेफिसिट की वैल्यू बताओ 2021 में। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला याद है आपको? नहीं सर, रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है आर ई माइनस आर आर। तो आर ई की वैल्यू है 26,30,145, 26,30,145। हाँ, उसमें से माइनस कर दो आर आर। आर आर की वैल्यू है 20,20,926। तो 26 लाख समथिंग में से 20 लाख समथिंग माइनस कर दो, तो क्या आएगा? आर ई माइनस आर आर, बताओ। 26 लाख समथिंग में से 20 लाख समथिंग माइनस हो गए, तो 26 माइनस 20 6। तो ये आएगा जी 6,09,219। ठीक है, बिल्कुल सही, 6 लाख समथिंग है ना, तो यही आ गया आंसर। ओके, वेरी गुड। उसके बाद एक केस बेस्ड क्वेश्चन दे रखा होता है हमें मोस्टली इंडियन इकोनॉमी का, तो वो हमें पहले से पता ही है। कुछ कहानी तो हम सीधा क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, बस लास्ट क्वेश्चन होता है ये आपका। लिबरलाइजेशन इन्वॉल्व्स डैश एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो लिबरलाइजेशन में क्या इन्वॉल्व है? वेरी गुड, तो ये सबको याद ही है। लिबरलाइजेशन में सरकार के कंट्रोल को कर दिया कम, डीरेगुलेशन हो गया, और ज्यादातर पावर्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी। परफेक्ट। उसके बाद 56 ट्रू फॉल्स बताना है आपको। पहला स्टेटमेंट कह रहा है टू मेक द इंडियन इकोनॉमी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी द न्यू मॉडल ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कॉमनली एलपीजी वाज अडॉप्टेड। बिल्कुल सही। और दूसरा कह रहा है इन 1991 टू अंडरटेक द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड सोशल इंटीग्रेशन एलपीजी रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड। ओके, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और सोशल इंटीग्रेशन के लिए हमने कोई एलपीजी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस नहीं करे थे, है ना। एलपीजी रिफॉर्म्स तो इंट्रोड्यूस क्यों हुए थे? क्योंकि भाई हमें तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने थे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वो करना हमारा कोई मेन पर्पस नहीं था एलपीजी के लिए, है ना। और सोशल इंटीग्रेशन, समाज को जोड़ना, समाज को जोड़ने के लिए हम एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, है ना। तो ये बात उसने गलत लिखी थी। इसके बाद 57 assertion the purpose of privatization was mainly to improve financial discipline and facilitate modernization। कह रहा प्राइवेटाइजेशन का मेन पर्पस था कि भाई फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो और मॉडर्नाइजेशन हो। ये बिल्कुल एग्जैक्ट लैंग्वेज हमने प्राइवेटाइजेशन के मोटो में पढ़ रखी है, तो ये तो बात सही हो गई, ट्रू। और फिर वो कह रहा है बिकॉज या रीजन में कह रहा है एज द पब्लिक सेक्टर हैज बीन एक्सपीरियंसिंग ह्यूज लॉसेस ड्यू टू इनएफिशिएंट वर्किंग करप्शन। ये वेरी गुड, सही है ना। तो परफेक्ट हो गया पूरा मैच। तो इसका मतलब दोनों बातें सही हैं और सही उसने एक्सप्लेनेशन दे रखी है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो है वो लॉसेस में चल रही थी, वो नाकारा थी, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाया गया था। उसके बाद 58 में कह रहा है कि आपको गलत बताना है कि क्या गलत है। तो देख लेते हैं क्या गलत है। द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वाज लिबरलाइज्ड ड्यू टू दिस रीजन एफडीआई इनफ्लो इंक्रीज्ड। ये तो ठीक लग रहा है। लैक ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट वाज द मेन रीजन फॉर द लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। ये भी ठीक लग रहा है। द न्यू पॉलिसी abolish the industrial licensing for all projects except for a short list of industry। ये भी सही लग रहा है ना। ये तो बातें सही लग रही है, तो इसका मतलब डी ही गलत होगा। और डी में कह रहा है अंडर प्राइवेटाइजेशन देयर इज डिक्लाइन इन द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो यही उसने बात गलत कह दी, जबकि प्राइवेटाइजेशन में तो प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज करा था। तो यही बात इसका मतलब गलत हो गई। बिल्कुल सही है ना।
उसके बाद 59 ट्रू फॉल्स बताना है। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है लिबरलाइजेशन इन्वॉल्व्स डीरेगुलेशन एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल एंड ऑटोनॉमी एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू मेक इकोनॉमी मोर कॉम्पिटिटिव। बिल्कुल सही, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट लिबरलाइजेशन का मतलब ही था, है ना। डीरेगुलेशन होना भी ऊपर के क्वेश्चन में भी आया था, और सरकार के रोल को कम करना। ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू द प्रोटेक्टिंग नेशनल इकोनॉमी फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन थ्रू इम्पोजिंग ट्रेड बैरियर्स। तो ये तो बिल्कुल ही उल्टा कह दिया उसने, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही उल्टा है। हमने तो ग्लोबलाइजेशन में ट्रेड बैरियर्स बल्कि हटाने, और ये कह रहे हैं ट्रेड बैरियर्स लगा दो। तो ये तो स्टेटमेंट हो गया बिल्कुल ही फॉल्स। तो सही आंसर बन गया सी, बिल्कुल सही। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन 60 असर्शन द क्राइसिस इन टर्न पेव्ड द वे फॉर लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। मतलब वही जो क्राइसिस हुआ था 1991 में, उसने एक रास्ते खोल दिए लिबरलाइजेशन के भारतीय इकोनॉमी में। तो बच्चे कह रहे हैं हाँ सर सही बात है, बिकॉज रीजन कह रहा है दीज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैज इन्फ्लुएंस्ड द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। तो इन रिफॉर्म्स ने जो है भारत के ओवरऑल परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंट मैनर में इन्फ्लुएंस करा। वेरी गुड, परफेक्ट। तो बिल्कुल सही, इसका मतलब रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा। हाँ ट्रू तो है, लेकिन नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। तो ये था बच्चों आपका पूरा पेपर जो हमने कर लिया सॉल्व। ठीक है।